स्केल पर आयोजित आज के परिसंवाद में हमारे बीच में उपस्थित सभी डेलीगेट्स भाइयों एवं बहनों, सामान्यतः वर्तमान समय में एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग की बात सबसे ज़्यादा हो रही है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पॉलिटिकल बात होती रहती है। आप सब इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भली बातें जानते भी हैं, समझते भी हैं। कोई भी देश में जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है तो वहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ तब बढ़ता है कोई भी देश में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हो, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो, राइजिंग सेक्टर नंबर ऑफ टाइप के सनराइजिंग सेक्टर में ग्रोथ हो, सब कंपाइल होते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ बनता है। दोस्तों, पोस्ट कोविड दुनिया का एरेना बदल चुका है। आज यूरोपियन कंट्रीज एवरेज यूरोप 1 to 2% इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। अमेरिका 2-3% इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। चाइना बिलो 5% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और आप और मेरी कंट्री आज 7 to 8% इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। जब 7 to 8% इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो परचेज पावर स्वाभाविक तौर पर बढ़ता है। जब परचेज पावर बढ़ता है तो कंजप्शन बढ़ता है, और जब कंजप्शन बढ़ता है तो ऑटो सिस्टम से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और जब स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट की बात होती है तो हमें स्किलिंग करना चाहिए। ये बात स्वाभाविक तौर पर आती है। मैं रिवर्स सोचता हूँ। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मैं ये बंदा आपके सामने खड़ा हो, जब जिस देश में 28% के हिसाब से 20 में से 20 सिटीजन है तो 13 यूथ है, जिस देश की एवरेज एज 28 इयर्स हो, और जब पौधा खिलता है तो जिस दिशा में आप उसको मोड़ेंगे वैसी दिशा में वो बड़ा हो जाएगा। हमारे यूथ की टैलेंट, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, कभी क्राइसिस नहीं थी। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर था, है और रहेंगे। आज मल्टीनेशनल कंपनी, उसके सीईओ इंडियन है, नंबर ऑफ कंपनीज के सीईओ इंडियन है। मैं हेल्थ मिनिस्टर होते हुए यूएसए गया था, तो मैं नासा गया। 10 बड़े साइंटिस्ट लोग मुझे रिसीव करने के लिए खड़े थे। वेलकम ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसा करके मुझे हैंडशेक कर रहे थे। तो 10 में से 3 लोगों ने नमस्ते ऑनरेबल मिनिस्टर बोला, तो मुझे समझ में आया कि इंडियन है। 10 में से 3 रिसर्च फेलो, आज दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, इंडियन है। इंडिया की स्ट्रेंथ है। लेकिन पहले स्किल या पहले अपॉर्चुनिटी? मैं मानता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट, जब एम्प्लॉयर बढ़ते हैं, कंपनी बढ़ती है, मांग बढ़ती है, स्किल ऑटोमेटिक जनरेट होने लगती है। मुझे पता है, जब मैं हायर सेकेंडरी पास करा तो मुझे कौन सी फैकल्टी में जाना, तो कि भाई एक समय था मैं सुनता था कि सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, और गुजरात में नर्मदा परियोजना चल रही थी, हजारों की संख्या में इंजीनियर की आवश्यकता थी। तो नंबर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की कॉलेज खुल गए और 10 साल में ऐसी सैचुरेट हो गई कि बाद में एक बार मेडिकल छोड़ के स्टूडेंट इंजीनियरिंग में जाते थे, और सिविल इंजीनियरिंग को ही इंजीनियरिंग माना जाता था। स्थिति बदली जब मैं 12th में आया, या मैं सेकेंडरी में पढ़ता था,
तो ये स्थिति थी। 7-8 साल में बदल गया। और मैं जब पढ़ के आया तो सिविल में बहुत सीटें हैं, सिविल में नहीं जाना है, क्योंकि जब डिमांड थी तब सीट बन गई। अभी डिमांड डाउन हुई। कहने का मतलब ये है कि जब डिमांड होती है तो स्किल ऑटोमेटिक इन्हांस हो जाती है। स्किलिंग के लिए नंबर ऑफ टाइप के इंस्टीट्यूट खुल जाती है। सवाल ये है कि स्किल की डेफिनेशन और मॉडल हमें इंडिया के हिसाब से करना होगा। जब कोविड क्राइसिस चल रही थी और उस वक्त चैलेंज था हमारे सामने, और जब उस वक्त मैं दुनिया के साथ बात करता था तो दुनिया कहती थी इंडिया इज ए बिग कंट्री, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया मैनेज नहीं कर पाएगा, ऐसी दुनिया के मन में एक इम्प्रेशन थी। तब हम लोगों ने सोचा कि हम कैसे कोविड को मैनेज करें, हमारी कौन सी स्ट्रेंथ है। तो इंडिया की बहुत स्ट्रेंथ है। हमारे लिए हेल्थ, दुनिया के लिए, और दुनिया के लिए सारी चीज कॉमर्स है, और इंडिया के लिए हेल्थ है, कॉमर्स नहीं है, सेवा है, संस्कार है। ये मॉडल के आधार पर हम कोविड मैनेजमेंट कर सकते हैं क्या? उसमें से ताली बजाओ वाली बात आई। उसमें से कोरोना वॉरियर्स, मेरे डॉक्टर्स, मेरे नर्सिस जो उत्साह से काम करते थे, उसको प्रोत्साहित करो, थाली बजाओ उनके लिए, घर पे दिया जलाओ। मोदी जी ने ये बात इसलिए कही कि उसमें सेवा भाव और जागृत हो गया। और जब कोविड मिड में था तब मैं दुनिया के साथ बात करता था तो दुनिया मुझे पूछती थी कि आपके यहाँ डॉक्टर ड्यूटी में आते हैं क्या, नर्स ड्यूटी में आते हैं क्या, पैरामेडिक स्टाफ ड्यूटी पर आता है क्या, क्योंकि उनके यहाँ नहीं आता था। और कई डॉक्टर, कई नर्स ने अपना स्वयं को खपा दिया, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, सेफगार्ड नहीं लिया। मेरी बेटी भी उस वक्त फाइनल मेडिकल में थी। ये तो हेल्थ मिनिस्टर की बेटी थी। और क्या कोई पिता अपनी बेटी कोविड ग्रस्त हो जाए ऐसा सोचेंगे क्या? सेफगार्ड सोचेंगे ना? जी नहीं। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा मैं ड्यूटी करूंगी, मेरे लिए कोई कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इंटेंसिव अच्छी तरह से करूंगी। वो भी सेवा में लगी थी। ये हमारा संस्कार है, हमारा मॉडल है। और इसलिए हमें स्किल के लिए हमें हमारी डेफिनेशन को दुरुस्त करनी चाहिए। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? जॉब इज ओनली एम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज जॉब डेफिनेशन? क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है? क्या कोई महिला किसी के यहाँ बच्चे को पालने के लिए आया के रूप में जाती है तो उसको जॉब मानेंगे? लेकिन क्या ये महिला अपने बच्चे को 1 साल तक उछेरती है तो उसको हम जॉब नहीं मानते हैं? दोस्तों, दुनिया की डिफिनेशन और हमारी डिफिनेशन, हमें हमारे हिसाब से डिफिनेशन तय करनी होगी। हमें देश के यूथ का माइंडसेट बदलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने एम्प्लॉयमेंट विभाग के द्वारा मेरी मिनिस्ट्री में नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल चालू करा है। जो यहाँ मॉडल कैरियर सेंटर है वो भी उसका उपयोग कर रहे हैं। मैंने तय करा कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कहाँ? मेरे देश को सही दिशा मिलनी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और उनके लिए जो भी कोई बेस्ट कर रहा है उससे अध्ययन करके हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं स्वयं, मुझे बताया गया कि CII ने मॉडल कैरियर सेंटर चालू करा है, मैं स्वयं वहाँ गया। मैंने जाके 1 घंटे तक बैठा, समझा कि क्या हो रहा है, मुझे अच्छा लगा। और कल में इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन करा गया था। 10,000 से ज़्यादा यूथ थे और देश की 1500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी थी, देश दुनिया की। उसके बीच में बोल के आया हो कि मुझे आपकी सभी यूनिवर्सिटी में CII द्वारा आयोजित मॉडल कैरियर सेंटर चालू करना है, क्योंकि वहाँ आपको पता चलेगा कि कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट है, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन से सेक्टर में स्किल गैप है। आज आर्टिफिशियल एनालिसिस का टाइम है, AI का टाइम है। ये AI के समय में मैंने 31 करोड़ ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया।
मैंने माय भारत जो यूथ का एक पोर्टल है, उसमें 2 करोड़ की रीच है, उसको उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। आपने जो कहा कि इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी स्किल रिक्वायरमेंट के पर भी काम होना चाहिए, उसके लिए भी बताइए। ई माइग्रेंट पोर्टल जो दुनिया में वैकेंसी कोई जगह पे होती है तो उसको भी उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। स्किल मिनिस्ट्री, उसका स्किलिंग मैन पावर की सूची को उसके साथ इंटीग्रेट करा गया। और आज भी आप जाके नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जाइए, 37 लाख एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर है। कोई भी टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होती है उसके ऊपर फ्लैग हो जाती है, और उसके ऊपर फ्लैग हो जाती है, उसको एनालिसिस करके मॉडल कैरियर सर्विस सेंटर जो कर रहा था मैंने देखा, और उसमें और मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, और उसमें एआई का उपयोग करके दिल्ली में किसी को कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए है और ये एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली में है, तो नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर पर जाके आप देख लीजिए, और उनके सामने भी ऐसा ही कंप्यूटर इंजीनियर का डेटा जैसा वो फ्लैग करेंगे तो एआई उसके बताएंगे कि आपके नज़दीक के 25 किलोमीटर के रेडियल में इतने लोग कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उसमें से इतने लोग जॉब चाहते हैं, और वो उसमें फ्लैग होगा। ऐसे काउंसलिंग सेंटर उसका काउंसलिंग कर देंगे और उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इट्स वन टाइप ऑफ जॉब जो प्लेटफॉर्म के नीचे करते हैं। एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक जॉब है। और अब आईएलओ का डेटा अपने हिसाब से होता होगा। दोस्तों, मैंने देखा है दुनिया अपने अपने हिसाब से मॉडल तय करती है, और हमें सारा मॉडल यूरोप का ही इंप्लीमेंट करना आवश्यक नहीं है जी। उनकी सिस्टम, उनकी वर्किंग स्टाइल, उसकी जीवन शैली एक टाइप की है। हमारे यहाँ लाइफस्टाइल, जीवन शैली, रोजगारी की व्यवस्था दूसरी टाइप की है। माई सेल्फ गिविंग टू वन एग्जाम्पल इन गुजरात। गुजरात में 50%, आपको पता नहीं होगा, 50% इकोनॉमी महिला पर सर्वाइव करती है। मेरे यहाँ हर महिला, मेरी माँ भी, जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ डेयरी उद्योग है और मिल्क कोऑपरेटिव है, तो मेरी माँ भी 2 गाय रखती थी, 1 भैंस रखती थी, और हर 10 दिन में वो दूध बेचती थी और ये पैसा माँ के अकाउंट में आता था, और पापा को कहती थी कि मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए आपको कोई चिंता नहीं करना, मैं करूँगी। हमको पढ़ाती थी। घर में कोई जीवन जरूरी चीज़ लेनी है वो लेके आती थी। ज्वेलरी बनानी है तो कहती थी कि इस साल में मैंने 50,000 की बचत करी है मिल्क से, तो मैं ज्वेलरी लूँगा। ये जॉब नहीं है क्या? वो इनकम नहीं है क्या? लेकिन आईएलओ में उसको रजिस्टर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने अभी जाके पुश करा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ जॉब। जॉब की डिफिनेशन बदलनी होगी। स्किल इन्हांसमेंट उसके साथ लिंक करना होगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ स्किल इन्हांसमेंट को लिंक करना होगा। आपको किस टाइप का मैन पावर चाहिए, इस टाइप का मैन पावर आपको उपलब्ध हो। इसलिए दोस्तों, पीएलआई तो स्कीम में फार्मा मिनिस्टर था तो सबसे पहली पीएलआई स्कीम मैंने लॉन्च करी थी, और ये पीएलआई स्कीम मैंने इसलिए लॉन्च करी थी कि जब कोविड क्राइसिस शुरू हुई और चाइना के साथ डोकलाम इश्यू हुआ, रिश्ता उसके साथ बिगड़ा, उस वक्त चाइना ने हमें एपीआई देना स्लो कर दिया और बंद कर दिया जैसी स्थिति हो गई थी। और देश में इतनी बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज और 52 ऐसे एपीआई थे जो 90 से एबव % केवल चाइना से इंपोर्ट करते थे। वो नहीं देते तो हमारी क्या हालत होती। तो उसमें से हमने सोचा, मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग करी, फार्मा कंपनी के साथ मीटिंग करी। मैंने कहा कि क्या हम नहीं बना सकते एपीआई? तो मेरी कंपनी ने मुझे कहा कि हाँ मंत्री जी, हम बना सकते हैं, लेकिन चाइना से सस्ता आता है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इंडिया में नहीं बनाते हैं। मैंने कहा कितने % गैप है? तो उन्होंने कहा 20% गैप है। मैंने कहा चलो हम ईएलआई स्कीम से 20% आपको दे देंगे, इंडिया में बनाना चालू करो। आज मुझे खुशी है
39 API इंडिया में ऑलरेडी बनना चालू हो गया है, हमारी स्ट्रेंथ है। तो इस टाइप की स्किल हम ऑटोमेटिक डेवलप कर लेते हैं समय समय के अनुसार, और इसलिए उसमें से ये PLI आई, PLI के बाद लास्ट बजट में ELI आई, और ये ELI में एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव में हमने तय करा कि देश के युवाओं को अगले 5 साल में हमें 4 करोड़ जॉब क्रिएट करनी है। 4 करोड़ जॉब क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या होगा? तो हमने सही मॉडल को सिलेक्ट करा। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल है आपका कोई इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, जहाँ आपकी इंडस्ट्रीज है, तो क्लस्टर में ज़्यादातर सेम टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। उसको किस टाइप का मैन पावर चाहिए, आपके साथ डिस्कस करेगा, और आपके साथ डिस्कस करके आप कहेंगे कि ये टाइप का हमें मैन पावर चाहिए और उसका सिलेबस ये होना चाहिए। तो ये आपने सिलेबस तय करा, इस टाइप का मैन पावर निर्माण करने के लिए कोर्स बनेगा, और हब के रूप में इस कोर्स का इम्प्लीमेंटेशन करा जाएगा, और छोटी एक क्लस्टर के अगल बगल में आई हुई IIT में मैन पावर निर्माण करा जाएगा, ताकि आपकी इंडस्ट्रीज में आसानी से उसका प्लेसमेंट हो सके। ये एक मॉडल है। दूसरा, मैं सभी कंपनी में देखता हूँ, आपको जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए, आप स्वयं आपके यहाँ इंटर्नशिप में यूथ को बुला के ट्रेन कर देते हैं, और समय जाता है। दोस्तों, कागज़ पर का नॉलेज कागज़ का होता है, और जब कोई प्रत्यक्ष प्रैक्टिस करता है तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। मैं बेसिकली माई सेल्फ इज़ वेटनरी डॉक्टर, तो मैं वेटनरी साइंस में पढ़ता था। मेरा 5 साल की पढ़ाई पूरी हुई, तो बाद में ग्रांट वाइवा आया, सब प्रोफेसर बैठे थे, तो मुझे पूछा गया कि 5 एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का नाम बोलो। तो मैं स्टूडेंट लीडर था, बहुत ध्यान नहीं देता था, तो मैं 5 एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का नाम नहीं बोल पाया था। लेकिन बाद में मैंने प्रैक्टिस चालू करी, तो मैं वेटनरी में, वाइल्ड लाइफ में बहुत बेस्ट प्रैक्टिशनर बन गया था। ये आपका कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। जब आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष ट्रेनिंग करते हैं, प्रत्यक्ष जाके देखते हैं, प्रत्यक्ष काम करते हैं, और उससे आपकी स्किल इन्हांसमेंट होता है, वैसा पाठ्य पुस्तक में पढ़ने से नहीं हो जाता है। और उसमें से आप एग्ज़ाम दे सकते हो राइटिंग में, लेकिन स्किल तो जब आप प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करेंगे तब ही आ सकती है। और इसलिए हमने एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव के एक पार्ट में हब और स्पोक के रूप में सिलेबस लोकल रिक्वायरमेंट को देखते हुए तैयार करके उसका स्किलिंग करने के लिए तय करा। दूसरा, जो फॉर्मल जॉब में आते हैं, फॉर्मल जॉब EPFO में कोई रजिस्ट्रेशन करेगा, तो रजिस्ट्रेशन करने वाले हर यूथ को, एम्प्लॉयज को एक सैलरी 15,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में डाला जाएगा। वैसा ही एस्टैब्लिशमेंट को भी PLI 2 में, ELI 2 में उसको भी आर्थिक सहयोग करा जाएगा, ताकि फॉर्मल रजिस्ट्रेशन बढ़े। धीरे धीरे मैं चाहता हूँ एज ए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, एम्प्लॉयज़ को मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ, उसको पेंशन कैसे दे, उसकी जॉब को कैसे सिक्योर करे, और उसकी पास्ट लाइफ को कैसे सिक्योर करे। उसके लिए भी कई टाइप की योजना आने वाले दिनों में हम बना रहे हैं। एसिक का कार्यक्षेत्र भी बढ़ा के सारे देश को, सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई कर देना है। और जो एम्प्लॉयज़ अपने तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सभी को आयुष्मान भारत योजना से उसको ट्रीटमेंट मिले। कोई जगह पे चैरिटी से चलने वाली अस्पताल हो, CII कोई अस्पताल चलाता हो, तो मुझे एसिक की नई अस्पताल नहीं खोलनी है, मैं उसको ही रिकॉग्नाइज कर दूंगा और पैसा दे दूंगा, ताकि वो ही ट्रीटमेंट करे लाभार्थी की। दोस्तों, स्किल एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट
और स्किलिंग और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी वर्तमान समय में हमारे यूथ के लिए हमने ओपन करी है। समय के साथ हमें बदलना होगा, यूथ की रिक्वायरमेंट को समझना होगा, स्किल मैन पावर को चैनलाइज करके उसको यूटिलाइज करना होगा, और इसलिए देश के यूथ को हर संभव अपॉर्चुनिटी मिले। उसमें कोई टैलेंट है और उसको कोई स्टार्ट करना है तो उसके लिए स्टार्टअप आया, उसकी स्किल एनहांस करना है तो स्किल इंडिया आया, किसी को यूथ में रिसर्च करने की क्षमता हो तो रिसर्च लिंक इंसेंटिव आई, देश की सभी इंस्टीट्यूट को रिसर्च करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया, किसी को खेलना है तो खेलो इंडिया आया। मैं मंत्री बना, एक स्टेडियम में गया तो मैंने कहा यार शादी क्यों चल रही है, तो कि साहब ये तो फ्री है तो हमने शादी के लिए दिया। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ये स्टेडियम है वो केवल कंपटीशन हो तभी खुला हो, और टाइम में भी जिसको ट्रेनिंग करनी है स्टेडियम में आके नहीं कर सकते। हमने देश के रिसोर्स देश के यूथ के लिए ओपन करा है, और उसका नतीजा ये है कि आज देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। क्लेम के डेटा ने ही बताया, पिछले 10 साल में 17 करोड़ जॉब देश में उपलब्ध करी गई। अरे मैं केवल कल ही एनालिसिस कर रहा था, केवल 6 महीने में 5 महीने में 45 लाख ईपीएफओ में नया रजिस्ट्रेशन हुआ। उसका मतलब 45 लाख फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिली लोगों को। ये जॉब तब मिल रही है जब डिमांड बढ़ रही है, उसकी स्किल इनहेंस हो रही है, यूथ अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कैरियर बना रहा है। और आने वाले दिनों में मोदी जी ने सही कहा कि विकसित भारत के लिए हम 140 करोड़ की जनता, हम सब लोग साथ में मिलकर प्रयास करें, कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। जितनी जिम्मेवारी सरकार की है इतनी ही जिम्मेवारी आपकी भी है, इतनी ही जिम्मेवारी 140 करोड़ की जनसंख्या की है। और जब एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं मानता हूं कि देश, एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक संकल्प के साथ 140 करोड़ की जनसंख्या आगे बढ़ती है तो देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाता है। ये आगे बढ़ने का एक रास्ता इस टाइप का कंसल्टेशन है, इस टाइप का डिस्कशन है। उसमें जनप्रतिनिधि आए, सरकार आए, इंडस्ट्रीज हो, डिबेट करे, डिस्कशन करे, एक दूसरे के विषय को समझने की कोशिश करे। सरकार और जनता, सरकार और इंडस्ट्रीज कभी आमने सामने नहीं हो सकती है। हाँ, कोई यहाँ बैठ सकता है, कोई वहाँ बैठ सकता है, लेकिन सबको अलाइन करके आगे बढ़ना होता है। हमें अलाइन करके आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे CII के द्वारा इनवाइट करा गया। मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। आप सबको आके मिलने का अवसर मिला। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।